मित्रों नमस्कार। बातों बातों में कि आज की कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे मेहमान रामचंद्र सिंह हैं, देश के जाने माने रंगकर्मी अभिनेता, जो हमसे बातचीत करने के लिए भी थोड़ी देर में ज्वाइन होंगे। उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि रंगमंच के प्रति नितांत समर्पित और पूर्णकालिक थिएटर को लेकर उनकी अपनी एक प्रतिबद्धता और जिस प्रकार की का समर्पण हम देखते हैं, बहुत कम लोगों में देखने में आता है। वे एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने, आप ये कह सकते हैं कि रंगमंच के वातावरण में ही सांस ली है। उनके पास समृद्ध अनुभवों की थाती है। वे लगातार देश की जाने माने रंगकर्मी, वरिष्ठ रंगकर्मी स्वर्गीय हबीब तनवीर साहब के साथ काम करते रहे। उनके भरोसे के कलाकार रहे। उनके साथ लगातार काम करते हुए उन्होंने अनेक प्रतिष्ठित नाटकों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई और बाद में निर्देशन भी अनेक नाटकों का उन्होंने किया। सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि हबीब साहब के नहीं रहने के बाद उनकी जो संस्था है नया थिएटर, उसकी जवाबदारी भी उनको मिली, जिसका वो निर्वहन बहुत निष्ठा के साथ कर रहे हैं। और उनका यह जो एक समर्पण है अपने गुरु के प्रति, अपनी कला के प्रति, सर्जना के प्रति, वो बहुत मायने रखता है। हम ऐसे कलाकार से मिलकर अपने आप को निश्चित रूप से अपने इस उपक्रम को सार्थक समझते हैं, जिसमें प्रतिबद्धता की कोई कमी ना हो और जिनके लिए अपना माध्यम न केवल अभिव्यक्ति का बल्कि आंतरिक साधना का भी होता है। ऐसे रंगकर्मियों में रामचंद्र सिंह जी हैं। वे थोड़ी देर में हमारे बीच उपस्थित होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ वर्ष पहले उनको संगीत नाटक अकेडमी सम्मान से भी सम्मानित किया गया। अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित होने के बाद भी रामचंद्र सिंह जी उतनी ही विनम्रता से मिलते हैं, उतनी ही सहजता से बात करते हैं, उतनी ही प्रतिभा के साथ वे अपना काम भी करते हैं। यह हमारे समय की, रंगमंच के समय की एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी कि उन जैसे सक्रिय लोग इस थिएटर को, इस पारंपरिक और आधुनिक थिएटर को बल देने के लिए मौजूद हैं और लगातार हमारे बीच में काम कर रहे हैं। वे आ चुके हैं, मैं उनको अपने साथ जोड़ लेता हूं और हम लोग फिर बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जुड़ने की कोशिश है कनेक्टिविटी के साथ। शीघ्र ही वे हमारे साथ होंगे। नमस्कार भैया। जी नमस्ते। नमस्ते भैया, प्रणाम, सादर प्रणाम आपको और जितने लोग जुड़े हैं सबको। थोड़ी सी नेटवर्किंग की समस्या मुझे लग रही है, नेटवर्क जो आ जा रहा है। सबको मेरा सादर अभिवादन, प्रणाम। जो लोग जुड़े हैं अभी और बाद में भी जुड़ेंगे,
और भैया आपको तहे दिल से सादर प्रणाम करता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद ये बातों बातों में शामिल करने के लिए। तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ आपको। मैं आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? आवाज आ रही है आपकी? हाँ, मैं इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत से ही लगातार इस बात के प्रयत्न में रहा हूँ कि आपसे बातचीत हो, और मुझे लगता था कि जब तक आपसे बातचीत ना होगी तब तक इस कार्यक्रम में वो गरिमा नहीं बढ़ेगी जो एक प्रतिबद्ध कलाकारों के साथ संवाद करके किसी कार्यक्रम की पहचान बनती है। तो उस तरह से मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूँ, और अच्छा लग रहा है जी कि जी आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ हो। ये संयोग है कि आप अभी इस समय, हम लोग 3 दिन पहले भोपाल में बात कर रहे थे, 4 दिन पहले, और आप इस समय रांची में अपने घर के पास हो। रांची के पास ही घर है ना? ये अभी मुजफ्फरपुर में हूँ मैं। मुजफ्फरपुर में, जी जी। और मुजफ्फरपुर जी। हाँ, जहाँ भरपूर चुनाव का वातावरण है। आपका वोट भी वहीं का है क्या? हाँ, हाँ, वोट भी यहीं का है। पहले तो दूसरा, अब तो एक वोटिंग हो गई तो यहीं पे है। बाकी बाल हमारे जितने बच्चे हैं, पत्नी हम्म। हैं, उनके सबके वोट भोपाल में है, और अच्छा मेरा अच्छा। वोट अभी यहीं पे है। तो मैं पिछले लगभग समझिए कि 15 वर्षों से अ, इसमें शामिल नहीं हो जी। पाया था वोटिंग में। तो पहले मैं भोपाल में दिया करता था वोट। हाँ हाँ हाँ। तो दिल्ली में था तो दिल्ली में भी वोटिंग की थी। लेकिन अब वहाँ पे नहीं दे, वहाँ से यहाँ जब था, शायद 2 जगह हो गया था, कुछ था, टेक्निकल फॉल्ट था। तो हाँ हाँ खैर हाँ। मैं सोचा कि चलो अब की दिवाली का समय है, घर आते हैं आमतौर पे दिवाली पे, जी जी। तो पहले चला जाए तो वोटिंग भी हो जाएगी, वोट भी दे दिया जाएगा, जो कि अपना पहला अधिकार है देश के नागरिक होने के नाते। हाँ, तो सही बात है। चलिए जी जी जी। आवाज मेरी आ रही है क्या? हाँ, आवाज आपकी मेरी आ रही है। और हाँ, अभी हम्म, इसमें जो और लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, बहुत गुणी अच्छा। नृत्यांगना है सत्री डांस की शरोदी सेकिया जी, वो गुवाहाटी से। मुझे लगता है कि उनको और आपको आसपास ही अवार्ड मिला था संगीत नाटक अकेडमी का, एक ही साल में मिला था जहां तक। शरोदी सेकिया को दो भी हजार संगीत नाटक आपको 2015 में मिला है ना? 2015-16 का था, लेकिन 16 में मिला है। 2016 में मुझे मिला। 16 में। हाँ। तो आप शरोदी जी भी सत्री नृत्य की परंपरा में बहुत गहन कार्य कर रही हैं। वो अभी फिर से उनको एक फेलोशिप मिली है वहां से, दिल्ली से। और जी डॉक्टर सुरुचि मोहता है बम्बई से, वो बहुत अच्छी गायिका है, और भी हमारे साथी इस पे जुड़ते जा रहे हैं, तो हमारे बातचीत का हिस्सा बनते जाएंगे। रास्ते में लौटते हुए किस तरह का वातावरण आपको मिला इस पूरे कोरोना काल में, जो 8 महीने भय और अशांति का माहौल रहा, और हम सभी के लिए एक मुश्किल समय रहा? तो आप अभी जब लौटे हो तो रास्ता कैसा रहा, और शहर कैसा है आपका रास्ता अब मुजफ्फरपुर? तो मुझे ये लगा जैसे हमने तो सुना था कि हाँ सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया है, लोग डर नहीं रहे हैं, डर खत्म हो गया है। और दरअसल मैं बाई एयर आया, तो हाँ हवाई अड्डों पर भी, मतलब वो जो जी डर जी। ये पहले जो पहले हम लोगों ने देखा था, जो पूर्ण लॉकडाउन में, और जिस तरह का खौफ था, खौफ का मंजर वो नहीं दिखा। लोग डर नहीं रहे हैं। हाँ ये है कि एयरपोर्ट पे अभी सोशल डिस्टेंस, मतलब नियमों का पालन हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि रेलवे में भी हो रहा होगा, रेलवे का तो अभी नहीं है अनुभव, लेकिन हम्म। डर नहीं है। मैं पूरे उसमें निकाला निष्कर्ष, भोपाल से दिल्ली होते हुए आया हूँ, दिल्ली में भी देखा कि और भीड़ भी हम्म। बहुत हो रही है। ये है कि हिफाजत है वहाँ पे, मास्क पहनाए जाते हैं, वो किट भी पहनाए जाते हैं, जिसके पहले तो जो 3 होता है, 3 सीट जो एक तरफ और 3 एक हम्म। तरफ होता है, तो पहले एक गैप छोड़ते थे लोग, शायद हाँ हाँ। 40 में या 40 में जब हुआ था, अनलॉक हुआ था।
अब जो जी है जी। बीच में बैठाते हैं, लेकिन पूरे वो पहनाते हैं, पूरे हाँ, कवर कर देते हैं। कपड़े, पूरे पूरे किट पहनाते हैं हाँ एक हाँ। व्यक्ति को, बीच वाले को। और बाकी जो अच्छा। आजू बाजू हैं उनके साइड में, उनको बस वो हेड गियर और मास्क हाँ और सैनिटाइजर साथ में देते हैं। तो आप सैनिटाइज करते हुए चलिए। अब खाना वाना भी है, जैसे एयरपोर्ट में आप खाना बाहर से नहीं ले जा सकते हैं। जैसे पहले होता था कि लोग बाहर के अपना ले गए, अपने स्वादानुसार खाना खाते थे, लेकिन अब वो अगर खाना है तो वहाँ से, मतलब वहाँ से है, मिल जाता है। आपकी बुकिंग होती है तो मिल जाता है, या वहाँ भी खरीद सकते हैं। तो खाना वाना भी हम्म। सामान्य हो गया, चलने लगा है। पटना आया तो पटना में तो, और पटना में तो, बिहार में तो खैर ज्यादा इसकी लोगों को परवाह ही नहीं है कि यहाँ कोरोना है। हाँ, मैं वो ये तो एक सुनते किसी आ को रहे हैं मैंने और देखने को भी मिला। मैंने एक जगह एक नागरिक को ये कहते सुना था कि बोले हमको कोई डर नहीं है, और हम तो बोले छींकेंगे ही नहीं, छींक रोक लेंगे, बोले तो कहाँ से पहुंचेगा बाहर। तो अच्छा। अच्छा, मजेदार बात ये भैया कि हमारी माँ ने हमको बचपन, हमारी माँ छींक रोक लिया करती थी, तो उन्होंने हमको भी अच्छा सिखाया। अच्छा। वो छींक, जैसे कहीं भी आओ जाओ और घर से कोई जा रहा हो छींक दो, तो बहुत नाराज होती जी। थी, तो उनकी एक आदत बन गई थी कि वो छींक रोक लेती थी। तो वो हाँ उन्होंने हाँ हाँ। वो विधि फिर हम लोगों ने भी सीखी, तो मुझे वही याद करके हंसी आ गई कि देखो कि हम्म। कहाँ कहाँ तक आदमी उपाय निकालता है, लेकिन अपनी स्वच्छंदता पर कोई आंच नहीं आने देता। वो जैसा रहना नहीं चाहेगा वैसे ही रहेगा। नहीं, स्वच्छता ये जो जो वह पूर्ण लॉकडाउन हुआ था, उसमें तो हाँ हमारे लिए वह बहुत ही वो खराब रहा। एक तो उसी दौरान, मतलब 9 अप्रैल, 9 या 10 9 को ही हमारे तबला मास्टर थे, हालांकि दूसरी बीमारी, पुरानी बीमारी से ग्रसित थे, उससे वो गुजरे हुए। और हाँ उस हाँ समय जो अप्रैल में देखिएगा, पूर्ण लॉकडाउन, जहाँ एक पत्ता भी नहीं डोलता था, समझिए कि सड़क पे एक चिड़िया भी नजर नहीं आती थी, उसमें उनको हाँ ले हाँ जा, भोपाल में ही उस समय हाँ। सब लोग, हम लोग सब भोपाल में ही थे। अब उस समय उनको ले जाके दाह संस्कार करना, और बहुत कठिन। उसके तमाम जो है बहुत कठिन काम था। और उसका ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी, उसका असर जो हुआ, उसका असर, और ये कोरोना का जो खौफ, और बाहर निकलते थे तो जिस तरह से एक इंसान स्वच्छंदता, जैसे आपने कहा, स्वच्छंद पसंद होता है इंसान, हम्म। और उसको घर में कैद कर दो तो तमाम मुसीबतें भी होती हैं मेंटली भी। मतलब उनके मरने के बाद, गुजरने के बाद, मैं लगभग 1 महीने तक मैं खुद सदमे में रहा। एक हाँ महीने तक कुछ नहीं किया। मैं सवेरे, मेरा रूटीन है सवेरे थोड़ा से, मैं अध्यात्म पसंद आदमी हूँ, तो सवेरे योगा और ये और मेडिटेशन और थोड़ा सा होता है, सब खत्म हो गया था, हम्म सब छूट गया था। इतना अवसाद उसका हम्म। हो गया था मुझको उनके गुजरने पे। जब हाँ ये अनलॉक अनलॉक हुआ है पहला, उससे थोड़ी, उसके बाद हाँ। से अपने आप मेरे अंदर जो है थोड़ी सी स्फूर्ति आती गई, और फिर मैं हम्म। अपने आप नॉर्मल, हालांकि कुछ मुझे वैसा हुआ नहीं कुछ। और नहीं, एक तरह का हमारे भय। भय भय जो था, अ, भय का वातावरण ऐसा था। एक मेरे वैद्य जी हैं, पुराने वैद्य जी हैं, जिनसे मैं अक्सर, हमारे घर में कोई रोगी भी होता है, कोई हल्की फुल्की बीमारियां होती हैं बच्चों को या पत्नी को, या हमारे फादर इन लॉ वहीं पे फंस गए थे, वो गए थे होली मनाने हमारे साथ, फंस गए थे, तो उनको भी कुछ हुआ, एसिडिटी वगैरह हुआ, तो मैं उनके पास गया। हाँ सप्ताह में एक दिन बैठते थे, न्यू मार्केट में बैठते हैं उद्धव दास मेहता जी। तो हाँ हाँ उन्होंने कहा, वो भी बड़े हिफाजत से आए, पुराने आदमी है तो ज्यादा डरते नहीं थे, लेकिन वो कहे कि ऐसा माहौल बन गया न्यू मार्केट साफ सुनसान। तो कहे कि देखो क्या हाँ। हो गया, क्या दुनिया बदल गई, कैसे हो गया। तो वास्तव में लग रहा कि दुनिया बदल रही है। और ये लगा कि ऐसा ही मुझे तो ऐसा होने लगा, क्या ऐसे ही चलेगा क्या, जीवन ऐसे ही हो हम्म। गया कि, तो जीवन की सार्थकता खत्म। और मत जितने भी, हालांकि जो कुछ भी होता है, मैंने एक अपने उससे सोचा कि जो कुछ होता है वो बेहतरी के लिए ही होता है। और हम्म। नेचर हो चाहे गॉड कहिए, अगर उस पे जो भी हुआ, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ वो अलग की है, लेकिन अच्छा हो कुछ मायने में। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे लोग जिस तरह से उस पे थोड़े से अध्यात्म पे भी गए हैं,
और जो जीवन की जो भाग दौड़ है उस पे भी लोगों ने सोचना शुरू किया। ये दिगर बात है कि कुछ परिवार मिले हैं, कुछ कुछ परिवारों में झगड़े हुए हैं, लेकिन जहां तक आम तौर पे लोग आपस में मिले हैं, और जो नहीं मिल पा रहे थे, जो अपने काम से किसी से बातचीत करने का, मतलब बच्चे अपना काम कर रहे हैं, फादर माता जी जो है जब कहीं कहीं अपने काम में लगे हैं, 24 घंटे में एक बार कहीं मिलना होता था, बातचीत होती, तो आपस में मिलना और ये सोसाइटी का जो है, सामूहिक जो है, सोसाइटी का एक एक बना, जो कि हम जो आज से 20 वर्ष 30 वर्ष पहले हम लोग देखा करते थे, एक पारिवारिक एक संयुक्त परिवार का जो था हिंदुस्तान में, वो देखा गया। तो इसको ये अच्छा ही मानना चाहिए, हर चीज के में कुछ न कुछ अच्छाई होती है। हालांकि जिसको मौत न कहते थे लोग, हमारे बाबूजी कहते थे कि मौत न जाने बेर कुबेर, कहते मौत न जाने कब किसको आ जाना है। हालांकि इस पे कोई वो अच्छी बात नहीं हुई, लेकिन अब वो क्या करेंगे, हमारे बस में तो था नहीं, पूरी दुनिया के बस में नहीं, पूरी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। जितने भी हमारे साइंस टेक्नोलॉजी जितने भी वह सब कुछ किसी के हाथ में था ही नहीं। जब किसी के हाथ में कुछ नहीं था तो फिर किसी को दोष देने का कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि था इसमें है। वो तो है जो गॉड की, भगवान की, ईश्वर की या परम सत्ता की, परम एक सर्वोच्च पावर का जो है, उसकी इच्छा के विरुद्ध तो कुछ नहीं हो सकता है। तो हाँ, ये कोरोना अब तो रहा है। और जी जी इस पे ये भी है कि इस आपदा ने छोटे बड़े किसी को नहीं देखा या किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जी बड़ी हाँ, जी बड़ी हाँ, जी हाँ। क्षतियां हो गई कला जगत में, संस्कृति जगत में, राजनीति में, साहित्य में, हर जगह बड़े बड़े नाम जो थे, बड़े लोग थे, वो सब चले गए तेजी से, बहुत ज्यादा। और कहाँ से शुरू करें, मतलब उषा गांगुली से मुझे याद आता है, और पंडित जसराज तक या पंडित जी जी जी। राजशेखर व्यास तक, कितने सारे नाम थे जो एकदम से हमारे बीच, ऋषि कपूर, इरफान, बहुत सारे नाम। तो ये सब है कि एक साथ ही सबको किस तरह से इस बीमारी ने अपनी चपेट में लिया, और पूरी आपा, जो आप कह रहे थे ना कि नए सिरे से सोचने में मजबूर किया, ये दौड़ भाग आपाधापी, आदमी भगा जा रहा है, अपनी दुनिया भर से शत्रुताएं स्थापित कर रहा है, एक दूसरे को धकेल के आगे बढ़ना चाहता है। तो ऐसे ऐसे आदमी को कम से कम एक सबक मिला है कि अंततः क्या है, मतलब इस दुनिया का सत्य क्या है। जानते सब थे लेकिन नजरअंदाज करते थे। हो सकता है अभी भी करें, जब कल कल वातावरण सामान्य हो जाएगा तो फिर लोग उसी तरह हो जाएंगे। जैसे अपन लोग हमको ध्यान होगा, कठपुतली के खेल में एक पात्र नहीं है जो आखिरी तक अपनी आदत से बाज नहीं आता, जो बजाता रहता है, उसको कई राजा लोग मारते लेकिन फिर वो बजाने लगता है। जी जी जी। तो कई लोग उस तरह के होते हैं कि नहीं, वो ठीक नहीं होते प्रवृत्ति और वृत्ति से बाज नहीं है। तो कह नहीं सकते किसको कितना सबक मिलेगा। आपको भैया क्या लगता है कि इस पूरे वातावरण में, इससे उबरने के बाद, एक तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि आपने क्या देखा रंगमंच के क्षेत्र में, जो कुछ भी नुकसान या हानि आपने महसूस की, वो आपसे जानना चाहूंगा। और अब जो दोबारा जो एक नई शुरुआत होगी, पुनर्नवा होगा, उसमें क्या बदलाव आएगा, आपको क्या लगता है? रंग कर्म के क्षेत्र में, परफॉर्मिंग आर्ट के क्षेत्र में थोड़े कहिए, ये तो बहुत, जी उसके ऊपर तो बहुत समझिए गाज गिर गई है। इसका सबसे ज्यादा जो असरात हुआ है कोरोना का, इस हाँ। महामारी का, सबसे ज्यादा ये कलाकारों पे, परफॉर्मिंग आर्ट के कलाकारों पे हुआ है। बाकी मूर्ति कला के, श्रमिक आर्ट्स के, ये तो है, ये तो चल रहा, मतलब उन्होंने पेंटिंग्स, अगर पेंटर हैं तो नुकसान तो हुआ उसमें उनकी, लेकिन उनका क्रिएटिव काम जो है, अब जो है वो जो ये उनकी रोजी रोटी जो है, जिससे चलता है, जो बनाते हैं लोग, छोटी छोटी मूर्तियां बनाते हैं गांव में, छोटे छोटे अपने सामान जो बनते हैं, मूर्ति कला या जो भी दूसरी कलाएं हैं, वो थोड़ी उतने असर उस पर नहीं हुआ, क्योंकि उनके सामान जो है, अब जो खुलने के बाद, जैसे मार्केट खुल गया, बिजनेस खुल गया, दुकानें खुल गई, फैक्ट्री खुल गई, ये समझिए कि उनकी भी खुल गई, तो उनकी तो है। लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट, जहाँ परफॉर्मर है, उसके
वो चूंकि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब कोई उसमें पालन और कोई महत्व नहीं है, अर्थ नहीं रहे सोशल डिस्टेंसिंग का। हाँ हाँ परफॉर्मिंग आर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग ओके, परफॉर्मिंग आर्ट का वो मतलब नहीं होगा कुछ, और नहीं हो रहा है उसमें। जैसे हमने अब अपने उसके लिए चलिए हमने उसके ऑनलाइन किया, ऑनलाइन करके, ऑनलाइन से मुझे नहीं लगता कि ये दीर्घकाल तक ऑनलाइन तो ये ऑनलाइन का उतनी ज्यादा तो प्रभावपूर्ण तरीके से ऑनलाइन परफॉर्मिंग नाटक के अपना स्टेज के मायने में कह सकते हैं, फिल्म की अलग बात है, कैमरे की अलग बात है, लेकिन इसमें ऑनलाइन का कोई ज्यादा रोल नहीं है। और इससे कोई इसका वारा न्यारा कोई होने जाने वाला इसका ऑनलाइन का भविष्य मुझे नहीं लगता कि थिएटर का है, मुझे पर्सनली ये लगता होगा लोगों को, लेकिन मैंने जो अपने अनुभव से देखा है, क्योंकि हमने ऑनलाइन देखे, फेस्टिवल भी देखे, लोगों ने किया, अच्छी बात है, उन्होंने बुरा नहीं किया, जो किया अच्छा किया, लेकिन वो उसमें देखा कौन, मतलब जो थिएटर वाले हैं, जो थिएटर आम आर्टिस्ट, जैसे हमने आपके लिए आपने कहा कि हाँ मैं ऑनलाइन जा रहा हूँ, तो जो थिएटर से जुड़े हैं, जो या परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हैं, नृत्य हो, गायन हो, तो वो लोग देख रहे हैं। आम पब्लिक के पास जाना, जो कि थिएटर का मेन मकसद है, परफॉर्मिंग आर्ट का मेन मकसद है जन समुदाय के पास जाना, तो जन समुदाय के पास तो ऑनलाइन से नहीं जाया जा सकता। और कोई एक देखा हमने ऑनलाइन का, और इस जो बीच में जो आपने कहा कि हाँ क्या देखा, क्या महसूस किया, इसमें थिएटर हॉल है या कहीं भी एक परफॉर्मेंस या ओपन एयर हो रहा है, तो उसमें आप ऑडियंस जाके बैठती है, तो उसका अपना फर्ज होता है, उसकी अपनी अपनी भी होती है कि मैं देख रहा हूं, तो इसको चाहे अच्छा लगे तो भी, बुरा लगे तो भी। भोपाल की ऑडियंस इतनी अच्छी है, और एक उत्तराखंड में भी देखा हमने, इतनी ऑडियंस अच्छी है कि अगर मान लीजिए कि उसको कोई भी प्रस्तुति अगर थोड़ी सी खराब भी लग रही है, लेकिन वो बैठ के देखेगा जरूर। एक कलाकारों के इज्जत सम्मान के में बैठे, लेकिन बैठेगा जरूर। कोई भी प्रस्तुति बुरी नहीं होती है, सब अच्छी होती है, लेकिन अगर मान लीजिए कि बहुत कोई प्रस्तुति अच्छी होती है, कोई थोड़ी सी खराब होती है, उस देश काल के परिस्थिति के अनुसार कि किस ऑडियंस के लिए कौन सी प्रस्तुति कर रहे हैं, हो सकता है कि उसको नहीं अच्छी लगे, फिर भी वो बैठती है। ऑनलाइन में क्या है कि आपने देखा है और वो छोड़ दिया, फिर अपना काम करने लगे, ऑनलाइन चल रहा है, अच्छा हमने को लग गया कि हमको तो इतने व्यूअर मिल गए और इतने लोगों ने देखा है, और क्योंकि ऑनलाइन उस पर अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। तो एक तो चीज है कि इस बीच जो बहुत सारे अच्छे काम भी हुए हैं, बहुत अच्छे लोगों ने ऑनलाइन में भी किया है, मतलब एक क्रिएटिव काम तो हुआ है। क्रिएटिव काम करने का होने का मतलब अलग है, और उसको हमको मतलब जनता के पास, दर्शक के पास ले जाना, उसकी जो सबसे बड़ी समस्या हमारी वही है कि दर्शक के पास कैसे पहुंचे। कुछ नेटवर्किंग हमारे यहाँ ही गड़बड़ है। नहीं ठीक है, अब आवाज आ रही है। ठीक है, हाँ आवाज आ रही। तो हालांकि वो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब कुछ हुआ, कुछ न करने से तो अच्छा है कुछ किया जाए। तो हम लोग जिस तरह का थिएटर करते हैं या सोचते हैं, अजय मॉडर्न थिएटर में भी, अगर मॉडर्न थिएटर की बात करें आदमी, थिएटर क्या, चलिए अब यही है जमाना, यही आने वाला है और ऐसे ही होगा, और इस तरह से जैसे फिल्म और दूसरे मीडिया के साधन से जैसे हम मनोरंजन के साधन पहुंचाते हैं लोगों तक, तो वैसे ही हम परफॉर्मिंग आर्ट थिएटर या दूसरे जो इससे जुड़ी कलाएं हैं वो भी करें। तो मेरा ख्याल है कि इसके
उसका कर तो लेंगे, तो कुछ दिनों के लिए होगा। जैसे आप देखिए ना, लाइव का बहुत, तो जैसे पहले दूरदर्शन आया, कहा कि भाई थिएटर का नुकसान हो गया, थिएटर का ये हो गया, दूरदर्शन में थिएटर अब खत्म हो जाएगा, फिल्म थिएटर खत्म कर देगा, दूरदर्शन खत्म कर देगा, घर घर टीवी घुस गया, सीरियल्स खत्म कर देगा। लेकिन क्यों खत्म नहीं हुआ और नहीं होगा खत्म? क्योंकि इसकी अपनी जो ताकत है लाइव का, सीधे दर्शक के पास पहुंचने का, सीधे संवाद करने का, वो जो ऑनलाइन समझिए कि तो कैमरे के सहारे जा रहे हैं, तो वो ताकत जो है, वो ताकत किसी चीज में नहीं है। और उस ताकत को, वो ताकत होगी आने वाले भविष्य में। ऐसा नहीं है कि हाँ वो फिर वैसी स्थिति होगी। हम जैसे देख रहे हैं, जैसे अभी बाहर के सुन रहे हैं या लोगों के प्रति, या हम जो शोज वगैरह जो हमारे जिस तरह से कैंसिल हो गए या पोस्टपोन्ड हो गए, जो नहीं हो रहे हैं, उससे उदासी तो हुई और उससे बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। लेकिन आने वाले भविष्य में लोग लाइव ही देखेंगे और लाइव ही चलेगा, और उसी तरह से होगा जिस तरह से पहले हुआ करता था। हमने एक फिल्म करनी थी, तो ऐसे ही हमारी बातचीत हुई कि भाई अब तो ऑनलाइन के अनलॉक 5 हो गया, अब तो होना चाहिए। बोले कि यार सब होना चाहिए, लेकिन जब तक वैक्सीन आ जाएगा, वैक्सीन आते ही, इसके वैक्सीन आते ही सब लोग सब ढीठ हो जाएंगे। क्योंकि इसके पहले पे बहुत सारा देखिए ना, बहुत से भयंकर बीमारियां हुई हैं और महामारी के रूप लिया है। उसके बाद से उबर गया है, पूरी दुनिया उभरी है, और लोग उबर के फिर उसी तरह से आ गए हैं, काम करने लगे हैं। तो उसी तरह से होगा काम, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरा ख्याल ऐसा है। अभी तो जैसे अब धारावाहिकों की शूटिंग में देखता हूँ, फिल्मों में भी शूटिंग शुरू हो गई है, तो अब आपस में संवाद करने में, बात करने में, मिलने जुलने में हाथ मिला रहे हैं सब। तो कहीं ना कहीं ये सब, इस पे थोड़ा सा एक साहस तो इन सभी को दिखाना पड़ रहा है कि इसके बगैर गुजर नहीं है, मतलब फिर दृश्य कैसे बनेगा। हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वो सिर्फ अगर संवाद से, देखिए अभिनय में आप लोग भी ज्ञानी आदमी है, क्या अभिनय, मेरा तो ये है कि देखिए आंगिक अभिनय, आंगिक अभिनय जो है कहीं भी मेरे तजुर्बे से मैंने जो देखा है, आंगिक अभिनय, चारों अभिनय में जो आंगिक वाचिक और व्यवहार और सात्विक है, उससे पावरफुल है। और ये हाथ मिलाना, गले मिलना, ये जो है आंगिक अभिनय में ही ये आता है। अब आंगिक अभिनय से बिना संवाद के, मैंने वो नाटक देखे हैं, एक फिल्म देखी थी, इटली की फिल्म, पूरी फिल्म में मात्र 4 या 5, ये फिल्म फेस्टिवल में देखी थी, पूरी फिल्म में 4 या 5 डायलॉग होंगे, और इतनी बेहतरीन फिल्म, जो अवार्डेड भी हुई थी। हमने ये देखा है कि जिस नाटक में कम संवाद होते हैं और जिस नाटक में बहुत ज्यादा संवाद होते हैं, वर्बल होते हैं, वर्बल नाटक की अपेक्षा ज्यादातर जो आंगिक अभिनय वाले जो नाटक होते हैं, सात्विक अभिनय वाले के जो होते हैं, वो नाटक ज्यादा पसंद किए जाते हैं और लोगों के दिल तक, लोगों के दिल और दिमाग तक ज्यादा पहुंचते हैं। संवाद बुरा नहीं है, संवाद के से उससे नहीं इनकार किया जा सकता है, उसके पावर को। लेकिन इसके आगे अब देखिए, एक डांसर है, डांस करते हैं, और 2 डांसर रहते हैं, उनके पास क्या कोई शब्द तो होता नहीं, अपने अंगों के संचालन से ही सब कुछ बना देते हैं कि हाँ ये शंकर पार्वती हो गए, ये कृष्ण गोपियां कृष्ण हो गई, और हाथों के मुद्राओं से ही कमल बन जाते हैं, हिरन बन जाती हैं, तमाम नेचर की जो चीजें हैं बन जाती हैं। तो इसलिए जब तक ये इसका, अगर इसको खत्म करके करेंगे, संवाद के माध्यम से सिर्फ प्ले करेंगे, तो उसमें वो ताकत जो है, वो पावर नहीं होगी, मेरा ख्याल है। तो इसलिए ये जरूरी, आपकी बात पूरी हो जाए फिर। हाँ, इसलिए ये जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग तो परफॉर्मिंग आर्ट में मतलब जरूरी नहीं है। तो उसको जरूरी नहीं माना जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए हम नाटक करें, उस नाटक को दर्शक के पास ले जाएं, तो वो
उस पर मुझे मेरा विश्वास कम है। इधर जो आपके अपने पास एक बड़ी जवाबदारी नया थिएटर के प्रमुख के रूप में है, और इस थिएटर की एक लंबी समृद्ध विरासत के आप साक्षी भी रहे हो। तो जिस समय आप इस थिएटर से जुड़े थे, आकर अपने घर से लखनऊ होते हुए वहां पर आपने बहुत दक्षता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया भारतीय नाट्य अकेडमी से, और जी जी। बड़े निर्देशकों के साथ काम करते, जो आप हबीब साहब से मिले, उनके साथ जुड़े, उनके साथ काम किया, और अब जब आप उनके अनुपस्थिति में जो भी कुछ उनके स्वप्न अधूरे होंगे उसको आगे बढ़ाने की एक जिम्मेदारी आपके पास है, तो आपको क्या लगता है? एक तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप उनके समय के कुछ नाटकों और अपने किरदारों के बारे में कुछ बात करते। जैसे एक स्वयं मैंने लाहौर वाला देखा, चाणक्य देखा, तो उनको लेकर बात होती, और इधर जो आप एक नई तैयारी कर रहे हो कुछ नाटक को रिफाइंड करके, उनके बारे में जान पाता। नेटवर्क नेटवर्क तो हाँ बहुत समस्या कर रहा है। हाँ, अभी नेटवर्क बीच में बहुत समस्या कर, दरअसल हाँ मैं ये कह रहा था, जब मैं दरअसल लखनऊ में था तब मैंने हाँ हबीब तनवीर साहब का नाम सुना। हाँ उसके पहले मैं नहीं जानता था। अब मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूं और जहां से मैं चला, वहां पे थिएटर का कुछ नामो निशान तक नहीं था। जी बस ये था कि मैं बचपन से ही थोड़ा सा, पता नहीं क्यों, मेरी माता ही संस्कार गीत गाती थी और पिताजी सवेरे उठते थे, वो भी सवेरे उठते थे, थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के वैष्णव थे, धार्मिक प्रवृत्ति के बहुत मानने वाले थे। और वो 3 बजे उठ के गाते थे, बड़ी ऊंची, अब उनकी बहुत ऊंची आवाज थी, बोल्ड गाते थे और पराती गाते थे। तो उसमें भगवान का भजन होता था, शंकर पराती उठा हे भगवान, और ये मैं अब मैं शंकर जी अले बसा बैल के से उतरे रंथ से चले भगवान। तो ये सुनते थे बचपन से। तो ये पता नहीं उन कॉन्शियस रूप में मेरे चीजें मेरे अंदर वो गाई चीजें, क्योंकि मेरे मेरे खानदान में कहीं इलाके में, मैं दरअसल मुजफ्फरपुर में तो मेरा ससुराल है, मेरा घर है रक्सौल जो नेपाल के बॉर्डर पे है। अच्छा। और वो इंटरनेशनल जगह है, वहां पे सिर्फ काम है क्या, पैसा। इंटरनेशनल है, अब इधर से सामान उधर, उसमें बहुत थोड़े से वो भी स्मगलिंग का बहुत हो रहा था। तो लोग सिर्फ पैसे पे वहां पे ज्यादा ध्यान देते, आर्ट की कोई मतलब वहां नहीं है। आर्ट कोई कुछ, बस ये था कि एक दो सरस्वती पूजा और छठ के पर्व के त्योहार पे वो नाटक वाटक गाँव में के मिलके करते थे लोग। तो खैर, तो था नहीं, तो मैंने नाम नहीं सुना था हबीब साहब का। तो लखनऊ में मैंने सुना कि हबीब तनवीर साहब बीएनए में भी आते हैं, और उनके चरणदास चोर जो उनका नाटक है वो विश्व में प्रसिद्ध हुआ है, फर्स्ट अवार्ड लिया है। तो मेरी जिज्ञासा हुई कि उनके साथ थोड़ा सा देखा जाए, उनके काम करने का। तो फिट्स ब्रेफिट साहब आए थे वहां पे, जर्मनी से, जो सब लोग आप लोग जानते ही हैं। तो गैलीलियो नाटक कर रहे थे, तो उनके साथ एक छोटा सा रोल। उस समय मेरी हिंदी बहुत खराब थी, क्योंकि अभी भी कोई अच्छी नहीं है, लेकिन उस समय बहुत खराब थी। तो एक रोल दिया, और उन्होंने पहली बार उन्होंने कहा कि देखो, मतलब भाषा की यहाँ पे प्रतिबद्धता उन्होंने हटाई, जो आमतौर पे हिंदी लखनऊ से ही निकली भाषा है, और वहां पे थोड़ा सा गलत बोलेंगे तो आपको रोल नहीं दिए जाएंगे, भूमिका नहीं मिलेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जैसे बोलो, हमको हमारे लिए वो लफ्जों के वो मतलब नहीं, हमारे लिए इमोशन, हमारे लिए एक्सप्रेशन, हमारे लिए भाव पक्ष जो है वो। तो उन्होंने एक बेसिक चीज बताई जो कि पहली बार मैंने देखा, और वो बाद में देखा कि हबीब साहब तो उसी चीज को दूसरे शब्दों में कहते हैं। उन्होंने कहा कि एक संवाद खत्म होता है, दूसरी संवाद का याद नहीं रहता है आपको। मैंने कहा क्या मतलब इसका? एक लाइन आप बोलें और वो पिछली लाइन आपको याद नहीं, उसको याद नहीं कीजिए, वो अब एक बोलिए और दूसरी फिर लाइन वो पता नहीं क्या है। ये नहीं, हमको नहीं आना चाहिए कि आप मतलब आप बोल रहे हो, अगली लाइन आपके दिमाग में चल रहा है, दिमाग यहाँ से पता चल जाएगा कि आप बोल, आपको याद है कि नहीं। अब वो ये तो वहां पे जब निकल रहे थे तो उनका प्रोडक्शन किया था गैलीलियो, वहां से फिर जो हबीब साहब का जिक्र उन्होंने भी किया था।
तो मुझे और बलवती इच्छा मेरी हुई कि चलिए हबीब साहब के यहाँ से निकलेंगे तो चले फिर हबीब साहब के यहाँ। तो हबीब साहब के यहाँ आ गए, और आ गए तो देख रहे हैं, नैन कर रहे थे। फिर यहाँ पता चला कि वो तो सिर्फ छत्तीसगढ़ी नाटक करते हैं, छत्तीसगढ़ी एक्टरों को रखते हैं, छत्तीसगढ़ी ग्रामीण कलाकारों को रखते हैं, शहरी एक्टर को तो, क्योंकि मैं शहरी में पढ़ा लिखा ग्रेजुएशन करके ही गया था, तो पढ़ा लिखा हो गया तो शहरी हो गया। फिर भी देख रहे हैं, नैन कर रहे थे, जो कि हिंदी का नाटक था। हाँ। तो उसमें हिंदी एक्टरों की उनको जरूरत थी। तो उसमें उनके रिहर्सल का तरीका, हम तो चूंकि ट्रेनिंग स्कूल से आए थे, ट्रेन होके आए थे, हबीब साहब के रिहर्सल का तरीका बिल्कुल घरेलू था, घर में जैसे करते हैं घरेलू। और लोग, और डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन होता है ट्रेनिंग स्कूल में कि आप जब रिहर्सल कर रहे हैं तो रिहर्सल कर रहे हैं, और कोई इधर उधर नहीं जाएगा, कोई बातचीत नहीं होगी, कोई चाय वही नहीं पिएगा। यहाँ हबीब साहब के यहाँ देखा कि लोग एक्टर चाय पी रहे हैं, बोल रहे हैं। माला मौसी थी घर पे, तो घर उनका रिहर्सल स्पेस है यहाँ, तो यहाँ से सटा हुआ उनका कमरा था, तो वहां से सब्जी बना रही हैं और वहां से डायलॉग बोल रही हैं, उनका क्यों आया। तो मेरा गजब है थिएटर भाई। तो मेरा मन हुआ कि यार ऐसे नाम कैसे हुआ यार, इस तरह के काम कर। तो और मेरी हो कि नहीं, अब मैं रहूंगा और थोड़ा सा देखूंगा इनके काम करने का तरीका। तो खैर देख रहे हैं, नैन हुआ 92 में मैं गया था, और 93 में वो तो छोटा सा रोल दिया उन्होंने। रोल के तैयारी के लिए भी उन्होंने कहा कि देखो बहुत तसन्नुज है। एक चीज तो उन्होंने कही कि हालांकि उनको ट्रेनिंग से बहुत, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वो बीच में राडा छोड़ दिया था उन्होंने, पूरा कोर्स नहीं किया था। और उनका कहना था कि मैं इसलिए नहीं किया कोर्स कि इससे मेरा कोई भला होने जाने वाला नहीं है, और ये जो पूरा कोर्स करूंगा तो इससे मैं कोई एक्टर नहीं बन जाऊंगा, मुझे प्रोडक्शन सीखना है। तो चले गए वर्ल्ड थिएटर, और फिर वो उनके सफर दूसरा ही होता है। तो उनके तसन्नुज बहुत है, तसन्नुज में टेंशन बहुत है। और आप लोगों को ट्रेनिंग जो है अभी, ये दरअसल क्या है कि ट्रेनिंग स्कूलों में गलत ट्रेनिंग दी जा रही है, दी जाती है। कुछ जो सिखाने वाले हैं वही गलत करते हैं। ट्रेनिंग स्कूल बुरा नहीं है, लेकिन सिखाने वाले कुछ हैं जो कि सिखा देते हैं। कोई आके आपके कान में कह दिया कि ऐसे करना चाहिए, तो ऐसे आप लोग करते हैं। तो खैर, तो वहां से ये फिर 93 में वही प्ले इंग्लैंड गया। अब इंग्लैंड गया तो उस समय मुझे बैंडिट क्वीन मिला हुआ था, फिल्म में मिल गई थी। तिग्वांशु धूलिया जी थे कास्टिंग डायरेक्टर, तो मिल गई थी फिल्म में। हमारे साथ के लोग और लोग थे, नाटक नया थिएटर से फिजाबाई तो नहीं थी, ये थी माला मौसी थी, रामचरण बाबा थे, शिवदयाल जी थे। तो उनकी शूटिंग हो गई थी, हमारी शूटिंग उसी दौरान पड़ी थी जब हम लोग इंग्लैंड जाने वाले थे। तो हमने कहा कि नहीं, हम तो इंग्लैंड जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड जाना हम अभी तक गए नहीं है, कभी बाहर विदेश जाएंगे कि नहीं जाएंगे, चलिए इंग्लैंड। तो ये जो है, ये आकर्षण जो है उनका, और उनके काम करने का जो तरीका फिर धीरे धीरे आया समझ में कि इससे जो है ये मैंने समझा कि क्यों इस तरह से। तो एक केमिस्ट्री, एक कलाकारों के साथ, कलाकारों को कैजुअल करने के लिए, टेंशन ना हो, आप चाय पीते रहें, बोलते रहें, आप पान खा लें, भगवान पहले थूक दीजिए, आ जाइए, लेकिन आप कहीं भी हैं तो वहां से क्यू पकड़िए, बोलिए। उनका एक चीज मैंने देखा, क्यू टाइट, क्यू जो है, हाँ, एंट्री और एग्जिट, पहले एंट्री और एग्जिट दो चीजें तय करनी होती है, इसको दुरुस्त करना चाहिए। तो ये सब चीजें उनके पास वो था। तो तैयारी जो हमको वहां से मिला, जो चीजें मिली, तो उन्होंने कहा कि 3 साल तो आपको तैयार होना पड़ेगा पहले, तब आप जाकर के जो नॉर्मल जैसे कैजुअल रियलिस्टिक एक्टिंग करेंगे, या जो भी करेंगे, कैजुअल एक्टिंग ना लगे हमको। हमको एक्टर नहीं चाहिए जो कि एक्टिंग करता, अभिनय का वो नहीं चाहिए, हमको कैरेक्टर चाहिए बस। तो ये समझने के लिए भी फिर तो ये जो आपस कलाकारों का उनके बीच का, एक तो आप लोग जानते ही हैं कि किस तरह से कलाकारों के साथ घुल मिल के रहते थे। कोई ज्यादा नहीं कि हाँ से बैठ गए चुपचाप, पाइप पी रहे हैं, हाँ चल आप कर, थोड़ा एक सीन चल रहा है, 4-4 घंटे में एक सीन हो रहा है।
तो 3 साल हुआ, फिर तो उसके बाद से ट्राई तो करते रहते थे। उसके बाद से एक मोहन आगाशे साहब ने किया था फेस्टिवल पूना में, जिसमें अपना था मिडसमर नाइट ड्रीम, ओबरान का एक कैरेक्टर है। तो ओबरान का उन्होंने कहा कि थोड़ा सा बदल के देखते हैं, तो दीपक भाई करते थे ओबरान, दीपक तिवारी जी, और पक करते थे अनूप उपाध्याय, जो कि वो चले गए थे कोई बीएड की ट्रेनिंग करने, बीएड की ट्रेनिंग करने बॉम्बे शायद। तो उन्होंने कहा कि चलो ओबरान राम तुम करो। अनूप उपाध्याय ने बताया था हमको बातचीत में कि वो रहे साथ। हाँ, अनूप उपाध्याय ने किया था, और वो चले गए थे, वो बॉम्बे चले गए थे स्कूल में बीएड एमपीएड, वो जो थायरी होते हैं बीपीएड, और तो फिर वो पक करते थे और दीपक भाई ओबरान करते थे। तो उस दौरान उन्होंने कहा कि उसी शो में कि चलो तुम ओबरान तैयारी करो और दीपक करेंगे पक। तो वहां से फिर जो चाहते थे जिस तरह से बात, जो एक्टिंग जबरदस्ती की एक्टिंग जो हमारे अंदर एक उनके बकौल हबीब साहब के कि थोड़ी सी लगती है जबरदस्ती की एक्टिंग, और अभी टेंशन तसन्नुज रिलैक्स नहीं रहता है शरीर। तो वहां उन्होंने कहा कि नहीं, अब आ गया है, अब सही है, मतलब अब ठीक कर रहे हो, अब चलो अब तुम ही करोगे ओबरान। और बॉम्बे में सोता पृथ्वी में फिर अमी ने ओबरान किया, फिर वहां पे बाहर उन्होंने शाबाशी दी, पैसा दिया, कुछ इनाम की, बहुत अच्छा किया। उसके बाद से जब भोपाल गए हैं, भोपाल के बाद से फिर अब जब भोपाल गए, दिल्ली गए, और दिल्ली से के बाद जब भोपाल शिफ्ट हुए हैं 96 में, तो मुद्रा राक्षस में चाणक्य की तैयारी के लिए वो किस्सा जो है हम बताते हैं आपका एक, क्योंकि उसमें चाणक्य करवाने के मूड में वो नहीं थे हमसे। तो चाणक्य के लिए तैयार, हाँ, चाणक्य के लिए तैयार कर, चाणक्य के लिए कास्ट खोज रहे थे। तो अपने उस समय के थे सुधीर नेमा जी थे, अपना राज तुलानी जी थे, राजीव यादव थे, मनोज नायर वगैरह ये लोग थे, टीकम जोशी थे, टीकम जोशी और भारत भवन के लोग तो थे ही। तो सागर में वर्कशॉप हुआ, तो वर्कशॉप में उसी की तैयारी हो रही थी, उसके इम्प्रोवाइजेशन करवा रहे थे, और मेन तलाश उनको चाणक्य की थी। तो इम्प्रोवाइजेशन में तो करवाते ही रहते थे कि भाई ये चाणक्य चंद्रगुप्त के लिए ये चंद्रगुप्त के प्रति षड्यंत्र हो रहा है, चाणक्य को कैसे चंद्रगुप्त को बचाएगा। तो उसका मूवमेंट और चले, वो उसके तरीके तमाम थे कि चींटियां आ रही हैं, देखो चींटी अगर आ गई तो चाणक्य कैसे समझेगा कि चींटी कहाँ से आ रही है, इसका मतलब कि जरूर जो कोई आदमी छुपा हुआ है, तो चंद्रगुप्त के मारने के लिए छुपा है। तो ये वर्कशॉप वहां से होते हुए आ गया भोपाल, भारत भवन में जब कर रहे थे, फिर भी वहां पे हम चुपचाप बैठे रहते थे। तो जब उनको नहीं, चाणक्य नहीं मिल रहा था, फिर उन्होंने कहा कि माँ जी से ही कहा, निका जी से, कि वो देखो हम या तो नसीर साहब को कहेंगे वो करें, अपने अंग्रेजी में जब घर में बात करते थे। फिर माँ जी ने कहा कि तुम ही करो चाणक्य, मतलब अभी साहब को, कि अभी तुम करो चाणक्य, चंद्रगुप्त रामचंद्र से करवा दो। बोले कि चंद्रगुप्त कोई ऐसा नहीं है, हम मुझे चाणक्य की तलाश है। तो तलाश में समझिए कि हम लोग गए हैं, और चूंकि उसका शो था वहां पे कालिदास समारोह में नवंबर में, और हम लोग गए हैं जुलाई में भोपाल से शिफ्ट होके, और जुलाई में, अगस्त में सागर वर्कशॉप हुआ, अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर में, अगस्त तक नहीं मिला चाणक्य, सितंबर तक नहीं मिला चाणक्य। फिर वो नसीर साहब को फोन ऑन किया होगा, फिर उनकी कुछ अपनी मसरूफियत होगी, टाइम उनके पास होगा नहीं। तो फिर ये परेशान, हबीब साहब तो परेशान थे, तो सबको करवा रहे थे, मतलब टीकम को भी, सुधीर नेमा को भी, सबसे करवा रहे थे। हम चुपचाप बैठे रहते थे। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि कहा कि अच्छा भला रामचंद्र चला तुम करो, तो आओ तो जरा सा तो हम तो उम्मीद ही नहीं थी, हम भी डरते डरते गए। भारत भवन में हो रहा था रिहर्सल। तो चुपचाप गौर से सुनते रहे, बोले ठीक है, कुछ बोला नहीं।
फिर चलते रहे। तो अंततोगत्वा उन्होंने तय किया कि मैं चाणक करूंगा, मतलब हबीब साहब ने कहा कि मैं चाणक करूंगा। वो पब्लिकली, मतलब वहां नहीं कहा, भारत भवन में नहीं कहा। घर जाते थे तो हम उनका बैग वैग लेके चलते थे साथ में, तो अंग्रेजी में अपना वो बात करते थे माजी और हबीब साहब। तो वो बहुत मतलब उनका गुस्सा, मतलब जलाहट था कि चाणक नहीं मिल रहा है, चाणक नहीं मिल रहा है। तो फिर वो माँ जी समझाती जाती कि तुम करो ना, तुम ही करो चाणक, और रामचंद्र को करने दो, रामचंद्र को करो चंद्रगुप्त, तुम लोगों की दोनों की अच्छी केमिस्ट्री हो जाएगी। तो फिर बोले कि अरे वो ठीक है। फिर तो माँ जी की बात मान के उन्होंने कहा कि रामचंद्र मैं करूंगा चाणक और तुम चंद्रगुप्त करो, ये तय कर दिया। फिर ऐसे ही रिहर्सल में फिर उनको पता नहीं क्या सूझी कि अपने करते थे, हमको कहते थे कि अच्छा भला तुम ऐसी मेरी एक बार तुम भी गुजरो, अंडर स्टडी तुम करो। मान लो कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ, कहीं बीमार उमार पड़ गया, कुछ हो गया, अब शो लगा है 4 नवंबर को या कुछ था, कुछ नवंबर को, तारीख याद नहीं है, उज्जैन में। तो तुम करो वो, इसका अंडर स्टडी तुम करो। तो वो करते थे, फिर कहते थे तुम करो। जो सीन करके आते थे हमको कहते थे तुम करो। करते 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 हुआ क्या कि फिर उन्होंने अब क्या कि जब वो हम करें चाणक तो चंद्रगुप्त किसी और को, तनवीर वगैरह या कोई भी किसी को खड़ा करते थे उसके लिए, चंद्रगुप्त के लिए। धीरे 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 शो हुआ तो हमसे भी बहुत नाराज हो चल रहे थे, और नाराज इसलिए चल रहे थे कि चाणक का कहीं से भी कुछ भी पुट नहीं आ रहा है। अब मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूँ इस चीज को, चाहे लोग मुझे कितने माने कि हाँ धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है या धर्म भीरू है। तो इसी बीच सितंबर वगैरह में, शायद दशहरा सितंबर की अक्टूबर में कुछ समय जब भी पड़ा था, नवरात्र जो आता है अपना शारदीय नवरात्र, शारदीय नवरात्र में मैं चूंकि गायत्री का उपासक, मैं गायत्री का उपासक नहीं, गायत्री मतलब मुझे है, गायत्री मंत्र जो है मुझे मैं उसका अच्छे से वो बोलता हूँ और उसको करता हूँ। गायत्री मंत्र करने की मेरी बड़ी इच्छा रहती है, और मैं उसका दीक्षा भी लिया था एक जमाने में। आपको तो सिद्ध मैं है पूरे नवरात्र, गायत्री मंत्र आपको सिद्ध है ऐसा कहना चाहिए। जी जी। तो वो नवरात्र जो हुआ तो उसमें मैंने किया, उसमें ये है कि भाई वो कोई ज्यादा मंदिर में पूजा पाठ की जरूरत नहीं, आप एक अगरबत्ती जला लें और वो लेके गायत्री मंत्र करें, कुछ मंत्र करें। तो हम एक दिया जलाते थे। ये नए जो, अगर मान लीजिए कि जो भी एक्टर हैं उनके लिए भी ये दरअसल वो करने की चीज है। एक एक दीपक जलाते थे, घी का दीपक, और करते थे कुछ भी 11 या कुछ ऐसे मंत्र था। लेकिन हमने किया था उस समय एक दिन में कम से कम 20-21 करता था। तो 20-21 मतलब 20-21 हो, और सिर्फ कुछ नहीं करता था, गायत्री मंत्र लिए के लौ पे देखता था बस। आंखें जो त्राटक जो किसे कहते हैं, एक तरीके से वो त्राटक हो गया, जो उसको बताते हैं लोग कि अभिनय में बड़ा पावरफुल उसका योगदान हो जाता है। तो वही किया, और देखिए दसवीं होता है और नवरात्र खत्म होता है, और फिर खत्म होने के बाद मैं उस समय उपवास भी था, उपवास टूटा और मैं गया भारत भवन में और उस दिन रिहर्सल की। तो हबीब साहब ने कहा कि बस इसी यही तो चाहिए था मुझे। क्या था कि आंखों, कहते थे कि देखो चाणक्य क्या है, चाणक्य पौरुषवान है। एक तो शारीरिक सौष्ठव से भी है, वो सारे सारे शस्त्र अस्त्र शस्त्र का सारा ज्ञाता है, और एक स्कॉलर है, वर्ल्ड का स्कॉलर, उसके जैसा स्कॉलर दुनिया में कोई न हुआ न होगा। ये विद्वान है। विद्वान का माथा क्या, विद्वान का जो माथा है वो भौं नहीं सिकुड़ेगा। विद्वान की आंखें जो हैं ये चमकती रहेंगी, उसकी आंखें जो हैं आंखें बोलती रहेंगी। तो वो जो है, अब वो जो आंखों त्राटक किया तो आंखों में एक स्थिरता आएगी, आंखों में फोकस आएगा, फोकस पॉइंट आएगा। तो ये एक कैरेक्टर को, अब देखिए ये कैरेक्टर तैयार करने के लिए, एक एक्टर के लिए ये चीजें जो हैं ये स्कूलों में सिखाए जाते हैं। तो साक्षात वो स्कूल में समझिए कि हमको वो मिल रहा है सीखने के लिए। तब उस दिन उन्होंने कहा कि बस अब बस, बड़े बहुत खुश हुए और सीधे आए। जो रिहर्सल के बाद, उनके बाद मैंने करना शुरू किया, सीधे आए, धीरे से मुझको कहा कि उज्जैन में तुम कर रहे हो, मैं नहीं करूंगा, मैं चंद्रगुप्त की तलाश कर रहा हूँ।
तो इस तरह से वो हुआ मिला। उसके बाद से फिर उनको ट्रस्ट हो गया। उसके बाद से वो समझ गए कि अब एक्टिंग का इसने वो पकड़ लिया है। तो फिर लाहौर में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। पहलवान में फिर वो उन्होंने कहा कि बस मूवमेंट का जो है चाणक्य में देखिएगा, मूवमेंट जिस तरह से उन्होंने एक बताया कि पहलवानों के मूवमेंट बताया उन्होंने ही था। जो एक पहलवान कैसे चलेगा, हाथी जैसे चाणक्य चलेगा। चाल चाणक्य सिर्फ बुद्धिमत्ता तो है ही, स्कॉलर तो है ही, लेकिन वो गाए बगाए उसने अपने पे जब वार भी अगर कोई आ जाए तो वो निपट सकता है। और जो इतना अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता हो, उसकी चाल कैसी होनी चाहिए, एक्टर को खुद ढूंढना होता है। कुछ कैरेक्टर के कुछ जो स्क्रिप्ट में होता है वो उस पे नहीं जाना चाहिए। स्क्रिप्ट के अलावा भी आपका क्रिएशन क्या होता है, स्क्रिप्ट के अलावा आपकी क्रिएटिविटी, एक एक्टर की क्रिएटिविटी क्या होती है, वो लेके एक्टर को आना चाहिए। वो लाहौर में उन्होंने कहा कि देखो, लाहौर में सारे लोग पहलवान जो किए हैं अभी तक वो विलेन के रूप में किए हैं। विलेन हो चाहे श्री राम में हो, चाहे विलेन नहीं करना है रामचंद्र। अपने 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 धर्म के ऊपर अपने एक सूत्र लेके चले। विलेन नहीं होता है दुनिया में, कोई विलेन नहीं होता है। एक अपनी उसकी विचारधारा होती है, चलता है विचारधारा वो उसकी होती है, वो खराब है अच्छा है दूसरों के लिए, वो उसका अलग, वो उस पर हम नहीं जाएंगे। ठीक, उसके अपने विचारधारा पे चल रहा है, विलेन नहीं है। दूसरी चीज कि नीरा बेवकूफ है। बेवकूफ नहीं होता, बेवकूफ आदमी ही दूसरे धर्म की कदर नहीं करता है। जो ज्ञानवान होता है, ज्ञानी होता है, वो अपने धर्म की उतना ही कदर करेगा जितने दूसरे की करेगा, और सभी धर्मों के प्रति उसका, तो वही धार्मिक भी होता है। और वो जानते थे कि मैं खूब करता हूँ, थोड़ा सा अध्यात्म का हूँ, तो वो मुझको वो मतलब अब बाद में तो उदाहरण देने लगे कि रामचंद्र ने सिर्फ सूरज को जल देके, कुछ ऐसे भी कहते भी थे कि रामचंद्र ने योगा से और ऐसे अपने को इस तरह से कर लिया कि मेन कैरेक्टर करने के लिए एक दूसरी ही तौफीक होती है, जो कि वो हमेशा कहते थे। और उसके लिए एक दूसरी स्टेमिना होती है, उसके लिए दूसरी आंखें, आंख, जस्चर, हाथ पांव सब होता है, चाल चलन मूवमेंट सब होता है। तो ये चीजें जो बातचीत में जो मिली, तो लाहौर में आप देखिएगा कि लाहौर में हो सकता है कि मुझे लगा कि हाँ बेवकूफ जैसा है, तो कहाँ एक स्कॉलर, कहाँ एक बेवकूफ। तो ये चीजें दोनों हमें उस समय उसमें वो किरदार उस तरह का मिला। हाँ हाँ, तो मेन चीज जो कैरेक्टर की साइकोलॉजी, चरित्र की साइकोलॉजी पकड़ के आपको, पहला काम तो ये होता है कि आप अपने मूवमेंट को तय करें, अपने जेस्चर को तय करें। हर 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 रोल के लिए एक जेस्चर इस्तेमाल नहीं करें, हर रोल के लिए एक मूवमेंट तय नहीं करें। तब आप अगर एक्टिंग कर रहे हैं तो एक्टिंग करना सिर्फ डायलॉग बोल के निकल जाना नहीं है। जैसे एक तो हालांकि मैं मिला नहीं हूँ ऐसे बात की आमने सामने गोविंद नामदेव जी से, लेकिन दिल्ली में जब थे तो वो दिल्ली में उनके जो मित्र हैं, वो हमारे भी मित्र हुआ करते थे, तो बैठते थे हम लोग जब गपशप करने, तो वो खुद कहते थे, विजय शुक्ला जी जो कि शायद आप लोग जानते हैं, हम वही लेके हमको दरअसल हबीब साहब के यहाँ लेके आए थे। श्री राम रेपर्टी में रहे, एनएसजी रेपर्टी में रहे। तो बातचीत में हुआ कि गोविंद नामदेव जी कहते थे, एक बार पूछा लोगों ने कि आप तो इतने एक्टर अच्छे थे नहीं, कैसे हो गए, क्या किया? तो उन्होंने कहा अच्छा, इसको अमल करना, इसमें कई गुरेज नहीं होना चाहिए कि जो हम अपने अग्रजों से सीखते हैं उनका श्रेय तो जाना ही चाहिए। उस लाइन को मैं भी अपने उस पर गांठ बांध लिया। उन्होंने कहा कि कुछ कहीं स्क्रिप्ट जो है, सारी चीजें जो है लाइन में होती है। जो राइटर लिखता है वो बहुत सोच समझ के लिखता है, और उस राइटर जो लिखा है उसमें जो भी है, अगर हंसना लिखा है, आप रोना लिखा है, कोई सीन, जो भी सीक्वेंस है, जो भी सिचुएशन है, उसमें ही सारी चीजें हैं, उसी में खुरदना है, करेक्टर उसी में छुपा है, कहीं से नहीं लाना है। आप ऑब्जर्वेशन काम करेगा, थोड़ा बहुत कल्पना शक्ति काम करे, कल्पना शक्ति आप उसमें घुसाइए अपने जो स्क्रिप्ट में लिखा है, और उसी को कुरेचिए। तो कहा भी उन्होंने, तरीका भी बताया था कि मैं तो ऐसे करता था, निकल के तैयारी करता था, अकेले रात में
बार बार एक चीज के एक डायलॉग को बार बार बोलता था, करता था। तो वो चीजें जो है, तब ये स्क्रिप्ट पे ध्यान, अगर एक्टर जो भी हैं स्क्रिप्ट को ही देखें और सिर्फ समझें, पढ़े नहीं, रटे नहीं, पढ़े नहीं, समझें। पढ़ने से ज्यादा समझना एक्टर के लिए जरूरी है। तो ये चीजें तो, ये बात परीक्षार्थी के लिए भी कहते हैं कि रटो मत, समझो। रट के नहीं होगा कुछ भी, एक बार समझ हाँ जी। तो फिर उसके बाद से तो उसके बाद से फिर अबीब साहब ने टेस्ट किया, फिर आप वो देखे होंगे कि नहीं, बाद में वो कल्हन का रोल किया, हिरमा की अमर कहानी जो, फिर बेड़ी सिंहार में वो दुर्योधन, फिर अपने सारे उसके बाद से जो धारणा थी अबीब साहब की लोग कहते थे कि सारे 36गढ़ी नाटक ही करते हैं और 36गढ़ी एक्टर ही रखते हैं, वो धारणा मतलब मेरे अपनी नजर से तो मेरे अंदर तो नहीं रही। मैंने कहा कि ये लोग पता नहीं क्यों कहते थे, ऐसा कुछ नहीं है भैया। तो एक बात ये है कि 1 घंटा पूरा हो रहा है, ये डिस्कनेक्ट कर देगा 1 घंटे बाद। हाँ जी, ये घंटा हो गया, पता नहीं चला। और राकेश श्रीवास्तव जी आपके साथी होंगे निश्चित रूप से, ये भी बीएनए के हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं जी। अच्छा, जो भी हमको इसमें तो जो दिख रहे हैं सबको मैं नमस्कार करता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जो ही दिख रहे हैं ज्यादा तो राकेश श्रीवास्तव जी हैं। जी हाँ, मैं मेरे सीनियर हैं, मेरे अग्रज हैं, मैं उनको बहुत स्नेह बहुत प्रेम करते हैं। मैं उनको सादर नमस्कार, सादर अभिवादन कर रहा हूँ। और जितने भी मेरे भाई बंधु देख रहे हैं उनको सबको मेरा प्रणाम। ये बातचीत सही में अभी अधूरी सी लगती है, तो एक आध बार और मिलेंगे फिर, क्योंकि हमें लगता है एक भाग में और बात होना चाहिए आगे। हाँ जी, जरूर। ये घंटा कैसे निकल जाता है। तो ठीक है, चलिए मैं यहीं पे खत्म करते हैं। सबको मैं अभिवादन, सबको नमस्कार, स्नेह प्यार करते हुए, अब सबसे बड़ा सबसे आपका चरण स्पर्श और सादर प्रणाम कि आपने हमें यहाँ बुलाया। और आप बहुत गुणी हो, आपके प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है। आप बस ये है कि आपका तो मैं आपकी विद्वता का, आपके लेखनी का, आपकी ऐसे ही पर्सनल व्यक्तित्व का मैं कायल हूँ। और मैं बड़े बहुत इज्जत सम्मान आपके मेरे उसमें है, हृदय में। तो आपका बारंबार प्रणाम करना। मैं वही कहता हूँ ना कि मैं जिनके लिए 24 घंटे किसी भी समय हर चीज के लिए तैयार हूँ, वो आप हो। आप जैसे कमिटमेंट वाले, प्रतिबद्ध लोग, ईमानदार लोग, सच में ये आज के समय में नहीं है ऐसे लोग। तो मेरा तो मतलब मेरा मन खुश हो जाता है। मुझे हमेशा लगता है कि आप जैसे लोगों के माध्यम से इस माध्यम की शुचिता कायम है और शुद्धता और इसका अमृत कायम है। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये है कि ईश्वर बहुत कुछ अच्छी फिल्मों में भी आप काम कर रहे हो, शमशेरा और एक दो नाम, अभी तानाजी में आपने काम किया है जो कि रिलीज हो चुकी है। तो मैं और चाहता हूँ कि और अच्छे ये जो बम्बैया जो लोग हैं, बड़े डायरेक्टर, को कुछ और शऊर आए, समझ आए और बड़ी और अच्छी भूमिकाओं के साथ आपको जोड़े। ईश्वर कभी कोई पटकथा मेरी भी तो आपके लिए। जी, ये सब आप लोगों का बस स्नेह प्रेम आशीर्वाद सब उसी का नतीजा है, और कुछ नहीं। कि आप लोगों की नजरें होती हैं दरअसल। अभी साहब एक चीज आते जाते मैं कहना चाहूंगा, साहब कहते हैं नजर होती है। अब उनके जैसे एक चीज मैं कहना चाह रहा था, भूल गया, जो कोणार्क किया, तो कोणार्क ही था हबीब साहब का जो सपना, तो वो आधा कर चुके थे। तो उससे कोणार्क को करने में बहुत लोगों ने हमसे कहा कि कोणार्क तो आउटडेटेड हो गया है। मतलब हमारे नाम नहीं बताएंगे, बहुत अच्छे लोगों ने कहा, हबीब साहब के मित्रों ने दरअसल कहा। अब उषा जी ने भी कहा था दरअसल, वहां पे उषा जी के साथ तो हम लोगों ने प्ले किया था। उनका जाना तो मेरे लिए इतना क्षति हुआ पर्सनली, क्योंकि उनसे बड़ा बहुत प्रेम करती थी। और उनके साथ जो पहला विसर्जन किया था, तो विसर्जन जो मैं उन्हें के यहाँ रह के 2.5 महीने रहे हम लोग कलकत्ते में।
और उन्होंने हाँ, इतने उसका प्रेम से दिन रखा, इतने खाना, कलकत्ते में रहे थे, और फिर बाद में आकर के जो राजरक के नाम से हुआ, और उसमें जो उन्होंने इज्जत दिया पूरे, मतलब सिर्फ मुझको ही नहीं, पूरे नया थिएटर के लोगों को भी। तो कोणार्क करते वक्त उन्होंने कहा था आउटडेटेड हो गया है राम, इसको थोड़ा सा दूसरा कुछ कर। हमने कहा कि हबीब साहब का ये था सपना करने का, और चूंकि उन्हीं की स्टाइल में। और देखिए कोणार्क शायद आप लोगों ने देखा हो कि नहीं, दरअसल हमारे मैंने भारत सबसे भवन में बुजुर्ग, देखा है। देखा ना, तो सबसे हमारे हाँ बुजुर्ग जो है, फाउंडर मेंबर है नाथीराम जी, हाँ वो हाँ। सब आए थे, सबको हमने कहा था कि आके देखिए, एक बार देखिए कि क्या हमने किया, क्योंकि पहला प्रोडक्शन था अभी साहब के जाने के बाद नया थिएटर के मेरे। उससे मेरी हिम्मत तो बढ़ती है। जैसे अभी साहब ने कहा कि अगर मैं ससुराल न किया होता, हाँ, अगर अगर मैं नहीं, उन्होंने एक बार कहा था कि हाँ, ससुराल, अगर ससुराल से मेरी मेरी नजरें खुली, ससुराल न किया होता तो न मैं मिट्टी की गाड़ी कर पाता, न चरंदाज चोर कर पाता। तो वैसे ही कोणार्क से मेरी वो हुआ कि थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी, क्योंकि मैं, आप लोग सब जानते हैं, हबीब साहब से मैं कई बार, बहुत बार कहते रहे वो कि डायरेक्ट करो। हमने कहा कि सर आपके रहते, आपका इतना हो रहा है कि आपके जाए आएंगे और आपके सामने मैं कुछ डायरेक्शन दूंगा तो मेरा वही हिम्मत खत्म हो जाएगी। तो मैं एक्टिंग पे ही ज्यादा फोकस, एक्टर का ही, बतौर एक्टर ही मैं रहना चाहता था। और जब डायरेक्शन का जिम्मा लिया तो वो तो समझिए कि सर पे आ गया ऐसे ही। ये कोणार्क जो हुआ तो लोगों ने कहा कि सफल है, और नाथीराम दादा ने कहा कि अरे तुमने तो दूसरा चरणदास चोर बना दिया। तो दूसरा चरणदास चोर हमने कहा दो सेंस में होता है, एक तो गलत भी होगा कि नकल किया, एक दूसरा होगा कि पॉपुलर भी अच्छा भी हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छा बना तुमने जी, जो डिवाइसें उसमें नहीं थी। कोणार्क आप पढ़ो, जरूर पढ़े होंगे, तो उसमें जो डिवाइस जो इस्तेमाल किए गए, या जहाँ पे जो चीजें विजुअल नहीं थी वो विजुअल में लाएगा। आप उसमें देखिए ना, कहीं कहीं कुंती इसका सूर्य का, कहीं सूर्य का और कुंती का कहीं जिक्र उसमें नहीं हो रहा है, क्योंकि सूर्य और कुंती को लेके आया है स्टेज पे। तो ये हबीब साहब का ही उनकी नजर दी हुई थी। वो कहते थे कि नजर क्या है खेल, नजर आपकी पक्की होनी चाहिए। तो वही मैं कहता हूँ, आपकी नजर का है, आपकी नजर इतनी है कि आपकी नजर की है कि मुझे अंदर, मेरे अंदर आपको इतनी वो चीजें जो आप बता रहे हैं, देखते हैं, वो आपके इतने आपकी नजरें खुली हुई हैं और इतने उसमें समाहित है आपकी नजरों में, भंडार मैं है सच आपकी में, नजर का बस। मैं अचंभित रह जाता भी, जब भी कट जाए मैं नहीं कह सकता, पर बात कर रहा हूँ जब तक मौका है। जैसे आपने ट्राइबल म्यूजियम में भी जो अवार्ड प्राप्त करने के बाद जो एक प्रस्तुति की थी, उसको जी देख के जी तो जी। हतप्रभ रह गया, मुझे लगा कि क्या कर दिया ये। अच्छा, उसमें उसकी उसकी थोड़ा कितनी सा, कितनी देर तक किरदार से बाहर नहीं आ पाए थे, मतलब रामचंद्र हो ही नहीं पाए थे। मैं कितनी देर तक, नाटक खत्म हो गया उसके 10 मिनट बाद तक मैं देखता रहा कि ये तो अंदर ही है अभी। आप वो बहुत ही उसमें जितने कैरेक्टर्स हैं उसमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, जरूरत है, उसको करने का इरादा है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे। तो वो लेकिन मतलब वो एक वो कैरेक्टर सचमुच से में। दूसरे, एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में जो जाता है, तो वहां पे थोड़ी सी अंतराल की और थोड़ी सी उसके गेटअप की हाँ। वह जरूरत, उसमें कुछ अधूरा रह गया। एज एन एक्टर तो वो ठीक है, एक प्रोड्यूसर की नजर से, एज एन डायरेक्टर की नजर से थोड़ा मुझे उसमें अभी कमी लगता है, लेकिन उसको अच्छा अच्छा हुआ है। और उसको ये- आपकी नजरों ने सराहा, और आपकी कलम की ताकत जब मैं पढ़ा, हमने कहा कि क्या, मतलब जो चीजें हम उससे उससे हमको बल मिला, और उसको करने के लिए, और उसमें मैंने अब थोड़ा, लगभग वो 1.5 घंटे का बना था, 1 घंटा 25 या 30 मिनट का है। और आप उसका अंतन चेखव साहब ने लिखा है, वो मात्र 11 मिनट का है। स्वान हम्म, सॉन्ग जो लिखा है वो 11 मिनट का है, 11 मिनट का है, और उसको कहीं किसी से नहीं किया। बस वो 11 मिनट में कहा कि जब चेखव साहब ने लिखा कि एक एक्टर, एक, क्योंकि ये है कि उनको चेखव को पढ़ने पे ये लगा कि ये खुद उनकी ही अपनी लाइफ है, हाँ अपने ही बारे में लिखा कि एक जमाने में इतना क्या चेखव थे, और उसमें बाद में जब वो बुढ़ापे में आ गए थे, जो बुढ़ापे में कहिए उनका क्रिएशन टाइम जब एक तो हर हर आदमी का एक टाइम होता है,
क्रिएटिव टाइम भी होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो उसको लोग भूलने लगते हैं। तो वो जो भूलने लगे होंगे लोग, तो भूलने लगे होंगे, तो उनकी अपनी जो व्यथा है, पूरी व्यथा उसने 11 मिनट में उन्होंने व्यक्त किया है। तो उसी को हमने कहा कि अगर भूलने लगे हैं तो इसमें और शायद गुंजाइश हो सकता है। जब वो कह रहा है कि मैं एक जमाने में ये था, एक जमाने में ऐसा, सिर्फ वर्बल कह रहा है, एक जमाने में मेरे ऊपर लोग पैसों की बरसात करते थे और हर घर में मुझे ले जाते थे, मतलब घर के जहाँ पे बड़े बड़े फैमिली, डिलीट हाई क्लास, वहां ले जाते थे और वहां सम्मान करते थे मुझे। तो जब हमने कहा कि जब इस तरह से है तो क्यों ना इसमें, तो इसका मतलब कि वो गांव गांव में पॉपुलर, पूरे पूरे गांव के दर्शक, शहर के दर्शक सब जगह पॉपुलर है, इसलिए वो नौटंकी डाला था। राधे श्याम रामायण जो आपने देखा था, राधे श्याम रामायण और नौटंकी का डाला। और रामायण, हालांकि वो राम लीला थोड़ी सी उनमें करनी थी, लेकिन नाटक थोड़ा सा और बड़ा हो जाता, तो वो डाला। दूसरी चीज उसमें ये थी कि जब एक जगह कहता है कि हाँ ले जाते थे, लेकिन अपने जो है, क्योंकि कोई भी जब वो लड़की से इश्क होता है तो लड़की जो मना कर देती है, क्योंकि एक वर्ग का फर्क जो आता है। तो ये हमने गांव में देखा, खुद हम आपको क्या बताएं, मतलब ये लोग जानते नहीं है अभी मैं, लेकिन ये मंच पे है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि शेयर नहीं करना चाहिए। मैं जब गांव जाता था, मेरे बड़े बड़े लंबे बाल थे, देखा होगा बहुत लंबे बाल, और गांव में जाता था तो यही कहते थे कि वो विश्वनाथ सिंह के बेटा ही क्या कर रहा था, अरे नचनिया बजनिया के काम करो, नचनिया बजनिया का काम, मतलब मैं खुद सुना हूँ अपनी आंखों से। और मैं जाता था गांव में तो लोग हंसते थे। और देखिए, मैं संगीत नाटक अकादमी और आप लोगों का जो महानुभाव, जो हमारे थिएटर के लोग हैं, जिन्होंने जिन्होंने इज्जत अफजाई की है, जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, और जो उसके लिए मैं संगीत नाटक अकादमी, उनके मेंबरान, भारत सरकार सबका, और आप सभी जितने भी पर्सनालिटी हैं कला के मर्मज्ञ लोग, सबका मैं उस समय मेरा हृदय रो दिया सबको प्रणाम करते हुए। उस समय लोगों की नजरें बदली, बोले कि अरे यार ये क्या करता था, नचनिया बजनिया करते हुए, कि राष्ट्रपति ने सम्मान दिया इसको। तो उस समय से मेरी गांव में, गांव कल जाएंगे, गांव में मेरी इज्जत बढ़ गई। अब लोग थोड़ी दूसरी नजर से देखते, अब कहते हैं कि ये दरअसल घर का नाम मेरा राम नरेश है, ये राम नरेश हमरो बबुआ के ले ना जा, बेकार बड़ा कोनो काम नहीं कर रहा, जाना नाटक वाटक सिखाओ ना, वह सीखिए तो अपना लगे रख, ये स्थिति बदली है। तो एक जो है, इसीलिए कहते हैं कि सम्मानित होना भी, लोग कहते हैं कि सम्मान का कोई मतलब वैल्यू नहीं है या नहीं होना चाहिए, या फिर उस तरह तरह के लोग आलोचक या समाज, वो उसकी बात नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मेरी अब थोड़ी सी वहां पे रह गई। अब मैं नाटक है वहां करूं या करता हूं, आके नाटक करते हैं, मतलब साल में एक नाटक जरूर गांव में करते हैं, एक तैयार करते हैं वो खामोश जुलूस किया है इनका, अन्ना भाऊ साठे का, ये सरजा शिवाजी किया जो कि शिवाजी के ऊपर है। तो अब दूसरी ही नजर देखिए कैसे बदलता है। तो ये है इंसान, तो अच्छा इंसान क्या भुलक्कड़ होता है। जब मैं कहने ही वाला था कि कोरोना काल में भी जो भी ऐसा हुआ है ना, जो भी जिस तरह से गुजरे हैं लोग, बहुत सारा आया कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन इंसान भूल जाता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार ही सब कुछ, मैं तो ये कहता हूँ, देश काल परिस्थिति के अनुसार कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, हमेशा हर आदमी अच्छा करने की कोशिश करता है। बस ये है कि परिस्थितियां हो जाती हैं, कुछ ऐसी हो जाती हैं कि क्या है, तो सब परिस्थिति के वश है इंसान, बस इसीलिए सब ठीक है, सब जायज है जो भी हुआ अभी तक। तो इसके लिए मैं आपको भी, क्योंकि इससे मैं दरअसल ज्यादा मैं नहीं आता हूँ इस पे, लोग अपने परम मित्र हैं, जैसे सीख में के में कुछ लोग हैं, और चाहे हमारे लखनऊ वाले कुछ मित्र हैं, उन्होंने कभी कहा, क्योंकि वैसे मैं रहता हूँ तो लोगों को लगता है कि हाँ यार जो भी लगता होगा, लेकिन इसलिए आपकी नजरें मुझे, आपकी नजरों को मैं फिर भी एक बार बारंबार प्रणाम करते हुए, अब वो शायद हो गया होगा, 1 घंटा खत्म हो जाएगा, वो ये
बात और पूरी कोई हो रही बात है। हो तो, हाँ, और कोई बात हो तो शेयर किया जा सकता है, जहाँ पे वो ध्यान जाए तो, अभी जब तक चल रहा यहाँ है पर तब। भी दिल्ली से बहुत बड़ी ड्रामा और नहीं, संगीत और नृत्य की क्रिटिक है मंजरी सिन्हा, हमारी दीदी है, बड़ी दीदी मंजरी सिन्हा, वो इस कार्यक्रम में आई और सुन रही हैं, तो मैं उनका भी आभारी हूँ। चलिए, मैं बहुत भी अच्छी प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम। ये बातचीत एक अब आ गई है कंप्लीट मोड पर, तो जी अच्छा लग जी। रहा है। फिर भी ये है कि आ, उस प्रस्तुति को देखकर जो आपने यहाँ ट्राइबल म्यूजियम में किया था, मुझे लगा था जी कि सचमुच में एक आदमी बिल्कुल रंगमंच रंग कर्म के लिए ही सांस ले रहा था। क्या बात है, क्या बात है। और वही है कि ये सब दुर्लभ है। देखो, ये दुनिया इतनी बड़ी है, इतने सारे लोग काम करते हैं हर जगह, हर फील्ड में, चाहे लेखक हो, चाहे पेंटर हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे गायन वादन से जुड़े हों, नृत्य से जुड़े हों, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन एक जो सिग्नेचर होता है, एक आदमी जी अपना जी हस्ताक्षर खुद ही होता है। तो जी, आप बिल्कुल आप बिल्कुल। अपने सशक्त हस्ताक्षर हो, ये बस मैं कहता हूं। बहुत शुभकामनाएं। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे, सभी का धन्यवाद। जी 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 जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, सादर प्रणाम। और सब मंजरी जी, प्रशांत जी हैं, जब देख रहे हैं, कुछ आया मुझे दो ही कुछ नजर आ रहा है, तो मोबाइल का है गड़बड़ या तो कुछ नहीं है। सबको आप सबको मैं प्रशस्त तहे दिल से आभार, धन्यवाद। हाँ, प्रशस्ति है, वर्षा मेश्राम है, आदित्य चौरसिया, दिव्या गोस्वामी जी, सब लोग आए गए। जी सब, जी विद्या जी, सबको 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 मेरा सादर नमन, सादर अभिवादन।